बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो लेक्चर 3 में जो हम आउटलाइंस कवर करेंगे उसमें है पैरेलल फोर्सेस है, कपल है, फ्लेमिंग्स थ्योरम है, इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस, सच टाइप ऑफ फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल। सच टाइप ऑफ फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल एंड डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर आर नोन एज पैरेलल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है और उनका लाइन ऑफ एक्शन किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ऐसी फोर्सेस जो हैं वो पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। तो इस पिक्चर में फिगर में देख सकते हैं तीन फोर्सेज हैं, F1 F2 F3। तो इनका लाइन ऑफ एक्शन अगर इस डायरेक्शन में भी बढ़ाएं तो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर नीचे की तरफ भी डाउनवर्ड बढ़ाएं आए तो फिर भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये थ्री फोर्सेज जो हैं पैरेलल भी हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये जो है क्या कहलाती हैं, आती हैं पैरेलल फोर्सेज। अब पैरेलल जो क्लासिफिकेशन है पैरेलल फोर्सेस की है वो है टू टाइप्स की। एक है लाइक पैरेलल फोर्सेस और ये दूसरा है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं तो ऐसी फोर्सेस फोर्सेस जो पैरेलल तो हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे इस फिगर में देखें कि तीन फोर्सेस और इन तीनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, सेम है। अगर इनकी तीनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती लेकिन तीनों की, तो फिर भी ये लाइक पैरेलल थी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेज में क्या है कि इनकी डायरेक्शन जैसे F1 है अपवर्ड है, F2 डाउनवर्ड है, F3 जो है वो अपवर्ड है, F4 डाउनवर्ड है। तो ये हैं तो पैरेलल फोर्सेज। लेकिन इसमें क्या है कि जो है डायरेक्शन इनकी अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये क्या है अनलाइक पैरेलल फोर्सेज कहलाती हैं। उसके बाद आ जाता है मूवमेंट। मूवमेंट होता है पेयर ऑफ फोर्सेस होती हैं जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं बट उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है और एक दूसरे से वो डिस्प्लेस की जाती हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, जिसको हम कपल आर्म भी कहते हैं। तो इस फिगर में जो है अगर हम देखें तो एक फोर्स जो है वो लेफ्ट हैंड पे लग रही है डाउनवर्ड की डायरेक्शन, दूसरे पे अपवर्ड। अब ये दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल। ठीक है, तो हमने जब टाइप्स पढ़ी हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो अनलाइक में क्या है कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है। अब ये एक डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है ये कितना है, ये डिस्टेंस ए है पे ये फोर्सेस दोनों जो है वो एक्ट कर रही हैं एक दूसरे से और इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम आर्म ऑफ कपल। तो ये कपल की डेफिनेशन है कि टू पेयर ऑफ फोर्सेस जो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो और वो एक दूसरे से डिस्टेंस से यानी आर्म ऑफ कपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मूवमेंट पे वाक़या हो तो उनको हम कपल बोलते हैं। उसके बाद जो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कपल की बात करते हैं तो दो टाइप्स हैं। तो एक है क्लॉकवाइज कपल। ठीक है, अगर इस फोर्स की बात करें तो इस डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस करेगा मूवमेंट, तो ये क्लॉकवाइज जो है वो मूवमेंट कपल कहलाएगा। और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स अगर रोटेट करेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कपल। तो दो टाइप्स हैं कपल की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल की बात करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो है कि जो फोर्सेस का अलजेब्रिक सम होगा कंसिस्टिंग द कपल, जो कपल पे मुश्तमिल होगा वो जीरो होगा। कि अगर हम तमाम फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करें जो कपल प्रोड्यूस कर रही हैं तो उनका सम क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, पिछली फिगर में भी देखें ये इस टाइप पे कि एक क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करिए कैंटी, अगर इनका सम अप करें तो जीरो का। दूसरा है अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इज द सेम एंड इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द कपल इटसेल्फ। कि जितनी भी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं और मोमेंट किसी भी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रही हैं वो सेम होगा जो मोमेंट जो है इटसेल्फ प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड है कि कपल जो होता है वो कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय सिंगल फोर्स but can be balanced only by a couple but of opposite sense।
तो ये जो कपल है वो बैलेंस सिंगल फोर्स से नहीं किया जा सकता, क्योंकि कपल है ही पेयर ऑफ फोर्सेस। तो उसको बैलेंस ओनली किया जाता है वाया कपल और अपोजिट सेंस के साथ। हाँ, तो क्योंकि एक उनकी जो मैग्नीट्यूड में फोर्सेस इक्वल होती हैं, लेकिन वो जो उनकी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट ही होती है। फोर्थ है, एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल कपल whose magnitude will be equal to the algebraic sum। अगर बहुत सी यानी कि फोर्सेस हैं जो कपल प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर उनको हम ऐड अप करें तो उनका जो मूवमेंट होगा वो एक उनके रिजल्टेंट के अलजेब्रिक सम यानी वो रिजल्टेंट के इक्वल होगा। तो ये चीज़ें जैसे हमने मूवमेंट्स में भी डिस्कस किया कि फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं एक बॉडी पे, एक चार पांच, तो उनको हम ऐड अप करते हैं तो ये हमें रिजल्टेंट मूवमेंट के बराबर होता है जो मूवमेंट उनका होता है। उसके बाद लेमीज थ्योरम है। लेमीज थ्योरम क्या कहता है? लेमीज थ्योरम कहता है कि कोई से तीन फोर्सेस किसी भी पॉइंट पे जब एक्ट कर रही होती है इन इक्विलिब्रियम, तो जो देन ईच फोर्स प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस कि ये जो हर फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो इस फिगर से पता चल जाएगा कि ये तीन फोर्सेस हैं एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, पी क्यू और आर। अगर हम इनके एंगल के दरमियान तो ये एंगल बना रही हैं, तो अल्फा बीटा और गैमा। तो इनका जो हर फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? साइन ऑफ एंगल के। अगर हम फर्स्ट पी की बात करें तो पी पी जो बना रही है वो गैमा और बीटा के साथ बना रही है, लेकिन साइन प्रोपोर्शनल होगा उसका अल्फा के साथ। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। अगर हम इसको लिखें तो के जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट साइन अल्फा आ गया। इसी तरह क्यू जो है वो अल्फा और गैमा के साथ बना रहा है, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? साइन बीटा के। तो क्यू साइन बीटा आ गया, ये हमने लिखा। इसी तरह जो है वो क्यू इज इक्वल टू के साइन बीटा के बराबर बराबर होगा। तो इसी तरह हम जो है वो इक्वेशन लिखेंगे, जो है वो आर आर जो है वो अल्फा और बीटा के साथ है, तो प्रोपोर्शनल होगा गैमा के साथ। तो ये गैमा की इक्वेशन जब हमने तीनों इक्वेशंस लिख दी हैं, तो अब हम इन इक्वेशंस को अगर डिवाइड करते हैं पी और क्यू इक्वेशन को, तो ये के साइन अल्फा ओवर के साइन बीटा आ जाता है। अगर हम इसको और के जो है वो के से कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई करें, तो इसी तरह क्यू ओवर आर जो है के साइन बीटा ओवर के साइन गैमा, के से कैंसिल हो जाता बीटा ओवर साइन गैमा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो पी ओवर साइन अल्फा लिख सकते हैं, क्यू इधर ले जाते हैं क्यू साइन बीटा। तो ये हमने लिखा पी ओवर साइन अल्फा क्यू ओवर साइन बीटा। सेम इसी तरह आर जो है इधर ले जाएं तो साइन गैमा। तो ये लेमीज जो है वो थ्योरम बन जाता है, पी ओवर साइन अल्फा क्यू ओवर साइन बीटा आर ओवर साइन गैमा। तो जो फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है जो दो एंगल उसके साथ अटैच होते हैं उसके थर्ड एंगल के, जैसे हमने इस फिगर में भी देखा। दैट इज कॉल्ड अ लेमी थ्योरम। उसके बाद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? द बॉडी कैन मूव इन एनी वन डायरेक्शन, कि कोई भी बॉडी है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जो सेकंड है, बॉडी कैन रोटेट अबाउट इट सेल्फ विदाउट मूविंग, कि बॉडी जो है वो इट सेल्फ जो है रोटेट कर सकती है अगर मूव ना भी हो, विदाउट मूविंग। तो थर्ड पॉइंट जो है वो द बॉडी कैन मूव इन एनी वन डायरेक्शन एक्शन एंड एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो रोटेट अबाउट सेल्फ। तो सेम टाइम वो जो है वो रोटेट भी कर सकती है और जो है वो मूव भी कर सकती है एक किसी एक डायरेक्शन में। तो बॉडी कैन बी कम्प्लीटली एट रेस्ट, रेस्ट पे होगी हो सकती है। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो तीन टाइप्स की इक्विलिब्रियम है: स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ऐसे जब हम कोई भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में, उसको हम डिस्टर्ब करें, कोई भी फोर्स लगा के इधर उधर मूव करते हैं, जब हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो वापस अपनी टेंड टू रिटर्न टू आर ऑसिलेट अबाउट इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए तो दैट इज कॉल्ड। तो इस फिगर से भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी बॉल पड़ी है, तो बॉल को अगर हम फोर्स लगा के या इस पॉइंट तक ले जाते हैं फिर छोड़ दें, तो बॉल वापस अपनी पोजीशन पे ही आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल में क्या होता है कि कोई भी बॉडी है जो इक्विलिब्रियम, उसमें हम फोर्स जो है वो लगा देते हैं, लेकिन जब हम फोर्स रिमूव करते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे
नहीं आता है। तो इस फिगर में अगर देखें, इस बाल को अगर मैं फोर्स लगाता हूँ इधर तक ले आता हूँ, फिर फोर्स रिमूव करता हूँ, तो बाल नीचे की तरफ ही जाएगा, ये इधर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो दैट इज कॉल्ड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ये ऐसा है कि किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है फ्रॉम पोजीशन, देन इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कि किसी भी बॉडी को जब हम प्लेन सरफेस पे पड़ी है, उसको इधर से उधर करते हैं, लेकिन उसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मार्बल पड़ा है किसी भी टेबल पे, तो उसको हम फोर्स लगाते हैं, इधर उसकी जगह चेंज कर दी, फिर जो है छोड़ दिया, लेकिन उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। उसके बाद हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरे बॉडी का जो वेट होता है वो एक्ट करता है। लेट्स सपोज इसमें हम एग्जांपल भी कोट करते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना वो फिंगर पे रजिस्टर ये घुमा रहे होते हैं इस तरह, तो वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो रजिस्टर जो होता है ना वो घूमने लग जाता है फिंगर पे। तो वो पॉइंट क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसी तरह हर बॉडी का जो है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर इस फिगर में देखें तो हमने जो है इस तरह वर्टिकली इसका जो है वो सेंटर लिया, और इसी तरह हम हॉरिजेंटली जो वर्टिकली हॉरिजेंटली है इस तरह उसका सेंटर लिया, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस फिगर में दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद जो सेंट्राइड है, प्लेन फिगर्स जो होती हैं उनका सिर्फ एरिया होता है, मैस जो होता है वो नहीं होता है। द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर्स इज नोन एज सेंट्राइड। तो ये जो फिगर्स होती हैं जैसे ट्राई है, सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल है या जो है वो स्क्वायर है, इनका सिर्फ एरिया होता है, मैस नहीं होता। और इनका जो सेंटर ऑफ एरिया होता है वो उनका सेंट्राइड कहलाता है। तो ये इसमें देख सकते हैं, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, और जो है वो पैरेललोग्राम है। अब इसमें देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो प्लेन फिगर्स का, हर फिगर्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो डिफरेंट होगा। अगर हम यूनिफॉर्म रॉड या बार की बात करते हैं तो उसमें तो ये है कि हम हॉरिजेंटली सेंटर लेते हैं, वर्टिकली सेंटर लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की, तो डायगोनल जो है, डायगोनल को हम आपस में मिलाते हैं, जैसे ये डायगोनल मिलाया, फिर ये डायगोनल मिलाया, तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेम जो है पैरेललोग्राम में है कि हम डायगोनल्स को मिलाते हैं, डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स होती हैं उनका हम सेंटर करते हैं। जैसे अब इसमें ये है तीनों साइड्स आई हुई है, यहाँ से हमने मिलाया तो ये सेंटर पे हमने लाइन लगा दी, ये भी सेंट्रॉइड है। आगे अब जो जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर देती हैं, ये क्या कहलाता है, इसका सेंट्रॉइड कहलाता है। अतः और सी जी जो होता है वो मोस्टली ये एच होती है, टोटल तो एच बाय थ्री पे होता है ट्राइंगल पर। उसके बाद ट्रेपीजियम में जो अगर हम बात करते हैं इसकी थ्री साइड्स, देखिए ऊपर वाली को ये कहते हैं बी, नीचे वाली को, और ये एच है। तो इसका जो ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड का जो फार्मूला है H/3 मल्टीप्लाई 2A+B ओवर A+B। तो इस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ट्रेपीजियम का आता है। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो पैरेलल फोर्सेस हैं, लेमीज थ्योरम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और एक इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।